नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। क्या अब कब्रिस्तान पर नजर है? दूसरा, बाजार कितना सुरक्षित है? और तीसरा विषय, नीतीश एनडीए से कहीं नहीं जा रहे हैं। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त मित्रों से कहें कि सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की अपेक्षा भी है और ज़रूरत भी है, जिससे हमारा चैनल सुचारू रूप से चल सके। तो सबसे पहली बात, क्या कब्रिस्तान पर नज़र है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खबर छोटी छपी है। मैं जितनी बात करता हूँ आज की खबर से पे ही केंद्रित करके बात करता हूँ। एक खबर है, पहले मैं खबर बता दूं और फिर क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे राम जन्मभूमि का हुआ था कि भाई वो बाबरी मस्जिद है, फिर हुआ कि नहीं इसके बाद कोई और कहीं नहीं सर्वे होगा, फिर धीरे से का ज्ञानव्यापी होने लगा, फिर मथुरा होने लगा, फिर संभल होने लगा। अभी तो फिलहाल रोक है, लेकिन ये एक ट्रेंड को दिखाता है। उसी तरह से अभी एक सुप्रीम कोर्ट में कल एक मामला आया था पहले। उसका एक सज्जन है रमेश बघेल, वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और उनके पिता की मृत्यु 7 जनवरी को हो गई थी। उनके पिता ईसाई पादरी थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। मतलब वो ईसाई जो बने थे वो धर्म परिवर्तन था, हिंदू थे फिर ईसाई हो गए थे, लेकिन जात उनकी महरा थी, वहाँ पे महरा जात बोला जाता है। 7 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई, और जब उन्होंने गांव का जो कब्रिस्तान है जहाँ पे, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, ये लोग ट्राइबल हैं, तो बहुत से ट्राइबल्स में भी दफनाने की परंपरा है, दाह संस्कार की नहीं। तो जब वो वहाँ पे दफनाने की उन्होंने बात पेशकश की, भाई पिता की मृत्यु हो गई, दफनाया जाए, तो वहाँ के लोगों ने एकदम से, और ये नई चीज़ थी, वहाँ पे खूब हंगामा मचाया कि नहीं, आप यहाँ दफना नहीं सकते क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। फिर ये छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट ने भी ये रूलिंग दी कि नहीं, उसमें नहीं दफना सकते हैं। उस गांव से 20-25 किलोमीटर दूर एक क्रिश्चियंस के लिए, जो एक ईसाई लोगों के लिए जो एक कब्रिस्तान है, वहाँ जाके दफनाइए। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में 17 को आया, फिर डेट लगी। कल उसकी एक सुनवाई हुई। देश के एक शीर्ष वकील कॉलिन गोंजाल्विस, जो इस तरह के बहुत पिटीशन करते हैं, वो पिटीशनर की तरफ से उपस्थित हुए, और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब थे। इसमें जो मतलब, ये मैं इसलिए बता दूं कि इसमें 2 जज की बेंच थी, जस्टिस नागरत्ना इसको हेड कर रही थी। अब हिंदू 2 तरह के हैं, अरे माफ़ कीजिएगा, ट्राइबल में भी 2 कैटेगरीज हैं, ट्राइबल हिंदू और ट्राइबल क्रिश्चियंस। ट्राइबल हिंदू जो हैं वो अपना जो अंतिम संस्कार है वो हिंदू पद्धति से करते हैं, जो ट्राइबल क्रिश्चियंस हैं वो अपना अंतिम संस्कार क्रिश्चियन पद्धति से करते हैं। और दोनों का कब्रिस्तान उस गांव में एक ही जगह है, जो इनका गांव है रमेश बघेल का। उस कब्रिस्तान में रमेश बघेल के आंट चाची भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से चाची और इनके बाबा, ये दोनों लोगों का उसी कब्रिस्तान में दफनाए गए थे। अब इनकी इच्छा ये थी कि भाई जहाँ बाबा दफनाए गए हैं वहीं पे मेरे पिता भी दफनाए जाएं, लेकिन यहाँ पे गांव वालों ने इसमें, और वही गांव वाले क्या मतलब, वो जो एक राइट विंगर्स हैं और जो इस तरह की हिंदुत्व इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने वहाँ ऑब्जेक्शन लगाया। उसमें वहाँ पे जब हाईकोर्ट में ये ऑन रिकॉर्ड है, जो मैं जो इतनी बातें कह रहा हूँ, कॉलिन गोंजाल्विस ने ऑन रिकॉर्ड इसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो सबसे अजीब सी बात यह है कि हाईकोर्ट ने ये कहा, हाईकोर्ट ने एडमिट किया है, लिखा है कि चूंकि रमेश बघेल जी, आपके पिताजी धर्म परिवर्तन करके ईसाई हो गए थे, इसलिए वो वहाँ पे नहीं दफनाए जा सकते हैं। अगर वैसे वो रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, वहाँ नहीं तो आप हमारे खेत में करने दीजिए।
अब उस पर भी तुषार मेहता का कहना था नहीं, बिल्कुल खेत में भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये गलत परंपरा हो जाएगी। हालांकि मैं बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश में मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके दाह संस्कार वो अपने खेत में कराते हैं, एक नहीं, मैं तमाम जगह जानता हूं, तमाम गांव में। हालांकि ये शायद कानूनी रूप से शायद मना है। अब इसमें बार बार तुषार मेहता साहब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है, और अगर ये यहाँ पे करेंगे तो आगे की परंपरा खराब हो जाएगी, और ये जाके 25 किलोमीटर दूर क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एम्बुलेंस दिलवा देंगे और इनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई, जो दाह संस्कार हो चाहे दफनाया जाए, इसमें कई लाखों के खर्चे नहीं होते हैं, 2-4 हज़ार का खर्चा होता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम स्टेट की तरफ से ये करेंगे। उसमें जो एक रिमार्क दिया है जस्टिस नागरत्ना ने, मुझे थोड़ा उससे ऑब्जेक्शन है। वो आज पेपर में ठीक से उसको हाईलाइट किया गया और मुझे उससे थोड़ा, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि कोई व्यक्ति मर गया है, मोर्चरी में उसकी लाश पड़ी हुई है और उसको हाईकोर्ट, ऐसा उन्होंने हाईकोर्ट को भी थोड़ी डांट लगाई कि यहाँ तक ये कैसे आया, आपको सेटल करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक जरा दिमाग मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि उसका बात का बतंगड़ बनाने में खास करके जो इस समय देश में जो हिंदुत्व की व्याख्या कर रहे हैं या हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो उसको करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई, मतलब उसी फ्लो में उन्होंने कहा कि जो क्रिमेशन है, जो दाह संस्कार है, दैट इज द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ अंतिम संस्कार। अब ये मेरे ख्याल में किसी भी धर्म पे आप ये नहीं कह सकते कि ये सबसे अच्छा मेरा धार्मिक संस्कार है, फिर सारा झगड़ा ही तो इस बात का है कि मेरे धर्म में ये अच्छी और आप में। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट की जज की कुर्सी पे बैठ के अगर वो रिमार्क कर रही हैं, तो उसके बाद तुषार मेहता जी ने भी कहा, आज पेपर में है कि भाई कितना ये बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म में जो अंतिम संस्कार होता है कुछ रहता नहीं है, प्रदूषण ने फलाना करने लगे। और एक चीज़ जो जज साहिबा ने और कहा, जो मुझे लगता है कि उससे डिस्टेन करना चाहिए था, कि अगर इस तरह से हो जाएगा तब तो लैंड ही कहीं नहीं बचेगा। अगर हिंदुओं में भी ये होने लगता तो लैंड कितना लग जाता, हमारा से लैंड नहीं बचता। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियंस हैं उसका करीब 30.7% क्रिश्चियंस है, 31% मोटे तौर पे। इस्लाम को प्रैक्ट मानने वाले करीब 25% हैं, तो 55% ये लोग हैं, 55% से कुछ ज़्यादा ही होंगे। हिंदू केवल 15% हैं, और हम लोग ट्राइबल को भी हिंदू में मानते हैं, और हिंदू में भी कुछ लोग, मतलब जो ट्राइबल्स हैं वो तो दफनाते हैं, जो संत ऋषि हैं वो भी अपने को दफनाना पसंद करते हैं। मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये रिमार्क दे देना कि हम लोगों का जो हिंदू वे ऑफ क्रिमेशन इज़ द बेस्ट, और साहब अगर ये दफनाने की बात होती तो फिर लैंड कहाँ से रहता, ये ज़रा अनुचित था। क्योंकि अब इसी की आड़ में जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कब्रिस्तान होगा, कि अब नए कब्रिस्तान की जगह नहीं मिलेगी तो फलाना नहीं दिया जाएगा। याद है ना, जुमे की नमाज के लिए फ्राइडे को हरियाणा में वो देख चुके हैं, जहाँ पहले से नमाज़ पढ़ते आ रहे थे उनको धीरे धीरे सरकार ने बंद कर दिया कि यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक उचित स्टेटमेंट नहीं था। अब दूसरी बात कर लें कि बाज़ार कितनी सुरक्षित है। बाज़ार में जो आपको इन्वेस्टमेंट कराता है या जो आपके यहाँ के फॉर्म भरवाते हैं इन्वेस्टमेंट वाले, वो तो हर एक आदमी लगातार कह रहे हैं बहुत बढ़िया, इस समय अवसर है, दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी, इस समय खरीद लीजिए। लेकिन क्या अवसर है, या आपका जो पैसा जो भी आपका निवेश है वो बहुत ही असुरक्षित है। स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट बिल्कुल ठीक से गिर रहा है। एक जनरल जो एस्टिमेट में आपको कुछ मोटे एस्टिमेट बता दूं, टोटल मार्केट जो है स्टॉक मार्केट इंडिया का, उसका दिसंबर का टोटल मार्केट कितनी है, वो एस्टिमेटेड 439 लाख रुपए में। और चूंकि हम आगे की बात यूएस डॉलर में करेंगे, तो यूएस डॉलर में अगर करें तो 5.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, 5.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। हमारी जीडीपी से ज़्यादा, हमारी जीडीपी उससे, एनुअल जीडीपी उससे कम है, और ये दिसंबर 24 के फिगर्स हैं। अब इसमें से टोटल एसेट्स जो एफआईआई है, मैं अब आपको काम वो ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ खतरा है और क्या सावधानी की ज़रूरत है। टोटल एसेट्स अंडर
फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो सबसे बड़ा कारण है इस मार्केट को गिरने का, वो सितंबर 2024 में पीक किए थे। 930 बिलियन यूएस डॉलर का उनका निवेश था। हमारा दिसंबर में मैक्सिमम था 5.1 ट्रिलियन, उस समय कुछ 5 ट्रिलियन से कम था, तो 4.9 4.8 ट्रिलियन था। उसका 9.3 बिलियन केवल FIIs का था। और एक मोटे तौर पे जो निफ्टी 500 है उसके 21% जो टोटल मार्केट कैप है वो FII कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान में एक कैप है कि भाई 24% से ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं कर सकते, तो उनका कैप है, लेकिन वो 21% थे। अब क्या हो रहा है अभी और क्या क्यों हो रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं। हम सोने की भी बात करेंगे, क्या करना है। पैसा FII लगातार निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं इस पे भी एक नज़र बता दें। आज एक खबर छपी है, यूपी स्टॉक्स करके एक आर्टिकल है विवेक कॉल का, मार्केट न्यूज़, वो मैं लिंक देखूंगा, अगर लग जाए नहीं तो उसको लगा देंगे। उसमें उन्होंने बताया है कि कितना पैसा FIIs निकाल रहे हैं इस जनवरी महीने में। 2025 में केवल जनवरी महीने में अब तक करीब 61,000 करोड़ रुपए FIIs निकाल चुके हैं। यूएस डॉलर का रफली 7 बिलियन यूएस डॉलर। अक्टूबर 2024 से जनवरी 2021 तक इस 61,000 को लेके 1,52,000 करोड़ रुपया यूएस डॉलर, करीब 18 बिलियन यूएस डॉलर निकाल चुके हैं। अब इसको ये चीज़ समझनी होगी कि क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि लगातार अगर आप जनवरी 2022 से देखिए तो अब तक, जनवरी 2022 से अब तक FII ने कितना निवेश किया और कितना निकाला। टोटल जो उन्होंने निकाला है नेट वो 1.64 बिलियन यूएस डॉलर है। मतलब 22, 23, 24 3 साल के पीरियड में FII ने नेट जो है भारत की अर्थव्यवस्था से निकाला है। उसका कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि जब कोरोना आया था और स्टॉक मार्केट धड़ाम हुई थी, उस समय FII ने बहुत बाइंग की थी। 2022 के बाद जो उनकी प्रॉफिट वो है तो प्रॉफिट बुक कर रहे थे। अब खतरा क्यों है? मतलब ये भी समझ लीजिए कि क्या खतरा है। जो मार्केट कैप सिर्फ FII की मैं बात कर रहा हूँ वो मैक्सिमम हो गया था, जो मैंने कहा था 21%, मोटे तौर पे 930 बिलियन मैं पहले ही बता चुका हूँ सितंबर 2024। नवंबर में वो गिर के 851 करोड़ हो गया। उसके दो कारण थे, एक तो FII पैसा भी निकाल रहे थे और मार्केट की वैल्यू भी गिर रही थी। नवंबर में करीब ये जो फॉल है ये 8.6% का था। उतना ही उनकी भी वैल्यूएशन में, मतलब 930 बिलियन यूएस डॉलर से 851 पे आ गए हैं। ये थोड़ा फिगर आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये फिगर क्या है, लेकिन ये समझ लीजिए इसलिए क्योंकि आपका पैसा है उसको सुरक्षित रखना ज़रूरी है। अब दो तरफ से मार पड़ रही है स्टॉक मार्केट में। एक तो FII पैसा भी निकाल रहे हैं और स्टॉक मार्केट भी वैल्यूएशन कम हो रही है। दूसरा, मोटे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि जो FII हैं वो टोटल का करीब 10% पैसा निकाल रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट है। 10% पैसा निकल जाए FII का तो मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। एक और कारण, ये जो एक और कारण बताया जा रहा है कि इंडिया मार्केट से निकाल के वो USA में लगा रहे हैं, जहाँ पे ट्रम्प जी आ गए और उन्होंने कहा मांगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में। लोगों को यह भाई वो वहाँ पे स्टॉक मार्केट बूम करेगी, वहाँ की इंडस्ट्री बूम करेगी, इसलिए सारे लोग भारत से पैसा निकाल के उधर लगा रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। एक बड़ा कारण और है रुपये का डेप्रिसिएशन। छोटे में मैं बहुत समझा दूँ, रुपए को कंट्रोल कर रहा था RBI 83, 84 में, इससे ऊपर नहीं। अब रुपया भागना शुरू किया और जैसी खबरें आ रही हैं कि RBI ने हाथ डाल दिया कि भैया जहां पहुंचना है वहां पहुंचो। फॉरेन इन्वेस्टर को इससे क्या दिक्कत है? फॉरेन इन्वेस्टर जब अपना कोई प्रॉफिट बुक करता है या कोई निवेश को बेचता है तो फ़र्ज़ कीजिए कि वो 100 करोड़ बेचा, तो अगर उसने 100 करोड़ बेचा तो उसको उस 100 करोड़ को कन्वर्ट करना होता है डॉलर में ले जाने के लिए। तो अगर वो 83 रुपए का डॉलर है तो उसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 83, वो अब यही डॉलर अगर 86 हो गया तो उसके डॉलर कम हो जाएंगे, क्योंकि 86 उसको 86, अगर 86 रुपीज़ का वो डॉलर खरीदेगा तो उसको डॉलर कम मिलेंगे। 83 में डॉलर ज़्यादा मिलेंगे, 86 में कम मिलेंगे।
तो उसको बार बार खतरा लग रहा है कि भैया ये गिर रहा है तो इसको निकाल के भागो, क्योंकि और गिरेगा तो और कम हो जाएगा हमारा डॉलर। वो तो डॉलर में अपनी वैल्यूएशन देख रहा है। दो चीज़ें और मैं जल्दी से कर दूं, फिर मैं मेन उस पर आ जाऊं, गोल्ड वाले पे। वैल्यूएशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट ये माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा है इस समय, बहुत, जिसको कहते हैं बहुत गर्म है, हीटेड अप है। तो वो सब मान रहे थे कि उसको गिरना ही है, गिरना ही गिरना है। एक कारण और हो गया है कि हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट कम हो गया है, तो जो डिमांड है वो कम हो रही है, तो आने वाले समय में कोई भी कंपनी प्रॉफिट उतना नहीं कमा पाएगी, तो वो भी एक कारण है। लेकिन अब क्या, अब आप पूछेंगे करना क्या है? करना यह है कि चुपचाप अगर बैठे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बैठे रहिए, कुछ मत करिए। हम भारत में एक हम लोगों की आदत थी गुल्लक रखने की, स्त्री धन रखने की, पैसा कुछ हम लोग अपनी एक सेविंग करते थे। और ये किसी भी एवरेज इंडियन घर में है, एवरेज नहीं 99% घरों में है, सोना कभी गिरवी नहीं रखा जाता था, सोना बैंक। अब जो नई फिगर आ रही है, मैं उस फिगर्स पे नहीं जा रहा हूँ, उसमें खूब मतलब ये माना जा रहा है सबकी तरफ से कि बहुत सोना रख के लोग अपना काम चला रहे हैं, सोना गिरवी रख रहे हैं। सोना गिरवी रख के आज तक आपने किसी को सुना है कि उसने बताया हो कि मैंने सोना गिरवी रखा है? लेकिन ये बहुत कॉमन हो रहा है, लोग सोना गिरवी रख रहे हैं, उनकी हालत खराब है, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है? तो वो एक ट्रेंड, एक खराब ट्रेंड है। एक और चीज़ जो है जिसकी वजह से ये आज मैं कर रहा हूँ, जो वो है, एक जगह से और इंडिकेशन आ रहा है कि सरकार भी बिल्कुल हिली हुई है। क्यों हिली हुई है? सरकार ने नया कल सेबी की तरफ से ये प्रपोजल आया है कि अब 250 रुपये की सिप भी हम म्यूचुअल फंड में ले लें। जो सिप 500 रुपये से कम की नहीं लेते थे, अब 250 की ले लें। और ये भी कहा गया है कि उसको डेट फंड्स में नहीं, इक्विटी में लगाने की बात हो रही है। तो सरकार को ये समझ में आ गया है कि ये केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सरकार के हैं उसके भरोसे आप शेयर मार्केट को नहीं रोक पाएंगे, इस गिरावट को। वो डेस्परेशन में ये सोच रही है कि शायद 250 रुपये की सिप वाले बहुत से लोग आ जाएंगे तो रुक जाएगी। मेरे हिसाब से 250 रुपये की अगर आपने सिप किया है, उसमें वो सब्सिडी भी दे रहे हैं कि जो उसका खर्चा होगा वो जो फंड मैनेजर है उसको रिइंबर्स करेंगे, कुछ स्कीम आ रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो जिसको आप टारगेट कर रहे हैं कि 250 रुपये का आके निवेश करेगा, उसके पास पैसा ही नहीं है, उसके पास खाने को पैसा नहीं, वो निवेश कहाँ से करेगा? तो अभी के लिए फ़िलहाल अपने पैसा जो भी आपके पास है उसको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत लगाइए, चुपचाप बैठे रहिए। आने वाले समय में ज़रा स्टॉक मार्केट ठीक हो जाए तब इसकी बात करेंगे। अब आखिरी बात, नीतीश एनडीए से कहीं नहीं जा रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी ज़रा समझ लीजिए। उसका कारण ये है कि कल परसों 1-2 दिन पहले खबर आई कि जनता दल यू ने मणिपुर में अपना समर्थन वापस ले लिया। सब जगह हुआ, सब जगह चला। हुआ ये था कि जो वहाँ के राज्य के अध्यक्ष हैं मणिपुर में जनता दल यू के, वीरेंद्र सिंह साहब, उन्होंने एक वहाँ पत्र लिखा था राज्यपाल जी को, अजय कुमार भल्ला जी जो राज्यपाल हैं, और उन्होंने कहा था कि मेरे एक विधायक हैं मोहम्मद अब्दुल नासिर, वो इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। ये पत्र लिखकर उन्होंने कहा था। अच्छा, ये एक जो जनता दल यू के एमएलए हैं उसको समझ भी लीजिए। जब 2022 में इलेक्शन हुआ था तो 60 सीटें की मणिपुर में 6 सीटें जनता दल यू ने जीती थी। हालांकि जब नीतीश जी 2022 में ही 9 अगस्त को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, को एनडीए से निकल के इस तरफ आए तो उस 6 में से 5 लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और वहाँ के जो स्पीकर थे वो तो बीजेपी के ही थे। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक मर्जर है, वो वहीं हो गए। नीतीश जी फिर उधर पहुँच गए, तो ये जो हमारे अब्दुल साहब हैं ये फिर वहाँ एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस जो वीरेंद्र सिंह ने जब इसमें कहा कि मैं इनको भाई हम लोग समर्थन वापस ले रहे हैं, तो जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने वीरेंद्र सिंह साहब को इनडिसिप्लिन के आरोप में उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया है, कहा ये पार्टी में नहीं रहेंगे। अब वीरेंद्र सिंह ग्रुप का ये कहना है कि भाई आप जो सपोर्ट है वो तो पहले ही विड्रॉ कर चुके थे, ये तो एक बार फिर से अपनी पोजीशन को स्पष्ट कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि उनका ये भी मानना है कि जो विधायक जी हैं वो पिछले वाले विधानसभा सत्र में
विपक्ष की बेंच में बैठे थे जाके। अच्छा, इससे पहले एनपीपी ने भी सपोर्ट विड्रॉ किया था। जो मूल बात है जिससे मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, इस एक विधायक के आने या जाने से न सरकार गिरती न बनती, लेकिन इस समय इतना ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर्ड है नीतीश जी कि उनका कौन आदमी क्या कर रहा है, अगर कर रहा है तो बीजेपी के पूरी तरह से कंट्रोल में है कि नहीं। उन्होंने सुबह किया, शाम तक उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। तो अब नीतीश कुमार जी का ऑप्शन देखिए बहुत लिमिटेड है। पहली चीज़, सत्ता सुख जो है वो केवल बीजेपी के साथ ही उनको अब मिल सकता है, उम्र के जिस पड़ाव पे वो हैं। अब वो संघर्ष वाले नीतीश जी नहीं रह गए। मुझे नहीं लगता है कि इस उम्र में अब वो संघर्ष करेंगे। दूसरा एक जो बड़ा और कारण है कि जो उनके साथ के लोग हैं, सबके ऊपर जांच, गिरफ्तारी, इन सब का खतरा मंडराता रहता है। तो वो शायद इस स्थिति में भी नहीं होंगे कि वो बीजेपी सरकार का प्रतिकार करें, क्योंकि एक वो देख ही चुके हैं शरद पवार के यहाँ। शरद पवार जी इधर रह गए, प्रफुल्ल पटेल और उनके भतीजे सब लोग अपना उधर चले गए, क्योंकि जांच का डर था, गिरफ्तारी का डर था। और ऐसे में नीतीश जी के का आप देख ही रहे हैं, वो जाके हर जगह जहाँ मोदी जी आते हैं तुरंत जाके दौड़ के पैर छूते हैं। वो उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और नीतीश जी को अगर चीफ मिनिस्टर रहना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो बीजेपी के साथ रहें, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन में भी मेरे ख्याल में तेजस्वी यादव अब बड़े नेता हो गए हैं, और शायद अगला चुनाव तेजस्वी यादव का चेहरा आगे करके ही इंडिया गठबंधन बिहार में लड़ना चाहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।